नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान टेडबीएफ नौसेना की आवश्यकताओं के अनुकूल है। दोस्तों, भारत के ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर एयरक्राफ्ट टेडबीएफ का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन परिवर्तनों की एक सीरीज से गुजरना पड़ रहा है। इन परिवर्तनों में विमान के फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन RCS के उपायों में वृद्धि और 3 अर्ध धसे हुए मिसाइल बे को शामिल करना। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा, साउथ कोरिया का न्यू -5th जनरेशन KF-21 बैरव में 3 अर्ध धसी हुई बेली मिसाइल खंड है, जिसमें से 3 मिसाइलों को इंटरनल वेपन बे की तरह आसानी से ले जाया जा सकता है। दोस्तों, टेडबीएफ में भी भारतीय नौसेना के लिए इसी प्रकार से 3 अर्ध धसी हुई मिसाइल बे को शामिल करना है। एक महत्वपूर्ण डिजाइन अनुकूल जो अब तक दिखाए गए स्केल मॉडल में नहीं देखा गया। दोस्तों, टेडबीएफ कार्यक्रम की बेंगलुरु स्थित नौसेना परियोजना कार्यालय द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है, जिससे शुरू में हल्के लड़ाकू विमान नौसेना या LCAN के विकास के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों, टेडबीएफ एक केनार्ड डेल्टा विंग ट्विन इंजन कैरियर आधारित मल्टीरोल लड़ाकू विमान को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के महानिदेशक डॉक्टर गिरीश S देवधर द्वारा 5वीं पीढ़ी के माइनस लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत किया है, जो कि कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। दोस्तों, इसको -5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों इसका आगे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वो भी दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट की है। इसके अलावा दोस्तों इसमें केवल केनार्ड और इंटरनल वेपन बे नहीं है, उसके लिए भी दोस्तों 3 बेली मिसाइलों को ले जाने की सुविधा बनाई गई है, ताकि यह पूरा फाइटर जेट स्टेल्थ बन सके। दोस्तों, जबकि टेडबीएफ के लिए प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा PDR को शुरू करने में 2023 के मध्य तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, अब आवश्यक डिजाइन परिवर्तनों और परिशोधनों को समायोजित करने के लिए इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया, क्योंकि दोस्तों डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन में दोस्तों उसको संशोधन किया गया, उसमें समय लगा। इसके लिए दोस्तों अब इसका लक्ष्य 2024 कर दिया गया है। दोस्तों, टेडबीएफ कार्यक्रम 14,000 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन की मांग कर रहा है, जो भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए आवंटित अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। मतलब दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए कम है। आप सोच सकते हो कि उतना ही पैसा लग रहा है जितना एमका फाइटर जेट को बनाने में, तो ये भी दोस्तों पूरी तरह से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ही है। दोस्तों, देवधर ने इस बात पर जोर दिया है कि टेडबीएफ को पारंपरिक 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं बल्कि 5वीं पीढ़ी का माइनस विमान माना जाना चाहिए। यह वर्गीकरण पहले अमेरिकी वायुसेना द्वारा गढ़ी गई एक शब्दावली के अनुरूप है, जो विमान की एडवांस क्षमताओं और डिज़ाइन सुविधाओं को दर्शाता है। दोस्तों, जैसा कि भारतीय नौसेना अपनी वाहक आधारित वायु शक्ति को मजबूत करना चाहती हैं, टेडबीएफ का विकास डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि यह नौसेना की विशिष्ट ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करेगा और देश की रक्षा तैयारियों में योगदान देगा। दोस्तों, निरंतर प्रगति और अनुकूल के साथ टेडबीएफ भारत के नौसैनिक विमानन शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये वाकई में टेडबीएफ फाइटर जेट को बनने में समय लग रहा था, इसलिए दोस्तों अभी हमारी नौसेना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने 26 राफेल M फ्रांस से खरीदने की बात चल रही है। दोस्तों, जब तक ये फाइटर जेट तैयार होगा तब तक हमारा तीसरा विमान वाहक पोत विकास भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा और इसमें 2 इंजन होंगे। इसका मुख्य काम होगा एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती। शुरुआत में इसे INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा, बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर अन्य विमान वाहक पोत पर तैनात करने की योजना है। दोस्तों, ये फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा फाइटर जेट देश में बनने जा रहा है जिसके आने से एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। निगरानी, सर्विलेंस, जासूसी और घातक हमला करना आसान हो जाएगा। इसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। दोस्तों, फिलहाल इसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन बनने के बाद इसे कोई शानदार नाम दिया जाएगा। इस फाइटर जेट का नाम ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर
फाइटर जेट है। यह मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी डिज़ाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने बनाया है। बनने के बाद इसे आइनस विक्रमादित्य और आइनस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसे बनाने की आधिकारिक घोषणा 2020 में की गई थी। उम्मीद है कि इसकी पहली उड़ान साल 2026 में होगी। इसके बाद इसे साल 2031 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसे शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी स्टोबार्ड तकनीक पर काम करेगा, यानी इसके पीछे निचले हिस्से में एक हुक होगा जो विमान वाहक पोत पर तार में फंसेगा और उस फाइटर जेट को रोकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, टेडबीएफ को एलसीए तेजस फाइटर जेट के प्लेटफार्म पर बनाया जाएगा। इसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगेंगे जो इसे 98 किलो न्यूटन की ताकत देंगे। दोस्तों, जब ये आइनस विशाल नौसेना में शामिल होगा तब इसके डेक के लिए इसमें स्टोबार तकनीक को बदलकर कैटोबार यानी कैटापल असिस्टेंट टेक ऑफ बैरियर असिस्टेंट रिकवरी तकनीक में बदला जाएगा। दोस्तों, इन फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा और इसकी लंबाई 53.6 फीट होगी। विंग स्पेन 36.9 फीट होंगे और जब विंग को फोल्ड कर दिया जाएगा तब विंग स्पेन 24.11 फीट होंगी। इसकी अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है। ये बाद में बदल भी सकती हैं। ये अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। दोस्तों, पहले इसकी गति को कम रखा जाएगा, उसके बाद में कहा जा रहा है कि ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। मतलब दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से, ध्वनि की आवाज़ से 2 गुना तेज। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद में इसकी गति बढ़ जाए। दोस्तों, इसकी गति बढ़ने का कारण यह है कि इंजन जो हम उपयोग में लेंगे उसकी थ्रस्ट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक इसकी गति भी बढ़ जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है जो 98 किलोमीटर थ्रस्ट इंजन देता है वो भी दोस्तों पहले उसकी जानबूझकर स्पीड कम रखी जाएगी, फिर फाइटर जेट पूरे परीक्षण कर लेगा, उसके बाद में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, ये फाइटर जेट अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी इतने अलग अलग हथियार या उनका मिश्रण लगाया जा सकेगा इस फाइटर जेट में। दोस्तों, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें लगाई जाएंगी जिसमें नज्म MR या हार्पून हो सकती हैं। इसके अलावा रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जाएंगी। दोस्तों, टेडबीएफ फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च, इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैक्ट, एंटी शिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, एस्ट्रोक जैमिंग एंड बड़ी रिफ्यूलिंग जैसे मिशन या ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये फाइटर जेट, इसमें 11 हार्ड पॉइंट के अलावा इसकी डिज़ाइन में जो परिवर्तन किया गया है वो दोस्तों 3 मिसाइलें ये दोस्तों अंदर धसी हुई जो K-21 साउथ कोरिया का फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी तरह होगा, ताकि दोस्तों कहीं पर अगर अटैक करना हो और फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा स्टेल्थ जरूरी हो तो उस जगह ये दोस्तों 3 मिसाइलें ले जा सकेगा और वहाँ पर अटैक कर सकेगा। और वहाँ उस समय दोस्तों बाहरी हार्ड पॉइंट को काम में नहीं लिया जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों इंटरनल वेपन बे होता है उसी तरह से ये काम करेगा। तो दोस्तों, टेडबीएफ के जो आगे का सिरा है उसको क्रॉस सेक्शन बनाया गया है ताकि दोस्तों वो राडार में कम से कम नजर आए। टेडबीएफ जिसका वजन लगभग 23 टन होगा और 17.5 टन तेजस MK2 का संस्करण होगा। यह लड़ाकू विमान MiG-29 के समान श्रेणी का होगा जिसमें भारतीय नौसेना वर्तमान में अपने एकमात्र ऑपरेशनल विमान वाहक आइनस विक्रमादित्य से संचालित करती है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लड़ाकू विमान जो भी डिजाइन और विकास के प्रारंभिक चरण में है, यह 9 टन हथियार ले जाने की क्षमता रखता होगा। दोस्तों, एक समर्पित डेक आधारित लड़ाकू विमान के रूप में इसमें जगह बचाने के लिए फोल्डिंग पंखों की सुविधा होगी। इसमें टेडबीएफ बड़ी संख्या में स्वदेशी सेंसर और हथियारों से लैस होगा। एडीए के अनुसार लड़ाकू विमान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और राडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित घरेलू उत्तम सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए सरनी रेडार का एक उन्नत संस्करण होगा जो भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्रा का एडवांस संस्करण भी टेडबीएफ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल R कबीर सिंह ने दिसंबर 2020 में नौसेना दिवस के पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि टेडबीएफ 2026 तक तैयार हो जाएगा और इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। दोस्तों, पहले इसके
दोस्तों इसके रेडार को सबसे खतरनाक बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों नौसेना का जो रेडार होता है उसको बहुत लंबी दूरी की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों जो इसमें उत्तम ऐसा रेडार का उपयोग किया जाएगा वो सबसे घातक होगा। और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पहले नौसेना के लिए 100 विमानों को खरीदा जाएगा, उसके बाद आवश्यकताओं के अनुसार ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं ये मैं आपको मोटे मोटे रूप में बता देता हूँ। फर्स्ट में है दोस्तों LEX, जो लीडिंग एज एक्सटेंशन विमान के फ्रंटल धड़ सीमा का एक छोटा सा विस्तार है, जो लीडिंग एज एक्सटेंशन को मजबूत बवर बनाने के लिए उसी उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक पंख के स्टॉल कोण को बनाता है। टेडबीएफ में कैनोपी के नीचे एक लीडिंग एज एक्सटेंशन LEX है, जो विंग में वापस मिश्रित है। दोस्तों दूसरा है कैनार्ड्स, अतिरिक्त स्थिरता या कंट्रोल प्रदान करने के लिए मुख्य पंख के आगे विमान से जुड़ा एक छोटा पंख जैसा होता है। टेडबीएफ के पास विमान के लिए अनुदैर्ध्य स्थिरता और कंट्रोल प्रदान करने के लिए कैनार्ड है। टेडबीएफ ने तेजस MK2 विमान से क्लोज कपल्ड कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित किया गया है। दोस्तों जो कैनार्ड होते हैं उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं फिर उनको स्थिर करने के लिए स्पेशल डिज़ाइन की जाती हैं, तो इसलिए दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा मूव करने के लिए कैनार्ड रखा गया है ताकि इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। तीसरा है दोस्तों DSI इनटेक, पारंपरिक इनटेक की तुलना में एक डाइवर्टर स्लैश सुपरसोनिक इनलेट वजन कम करता है, क्योंकि संरचना कम जटिल हो जाती है और इसमें कोई चल भाग नहीं होता, इसलिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और लड़ाकू विमान के प्रदर्शन में भी वृद्धि होती है। दोस्तों चौथा है 3D बम्प। DSI इनटेक के पास बम्प का उपयोग वाहिनी के मोड़ के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को सुधारने के लिए किया जाता है। स्टील्थ अनुकूलित रेडोम फ्रंटल सेक्शन। दोस्तों पांचवा है टेडबीएफ डिज़ाइन कम क्रॉस सेक्शन RCS के लिए MCA लड़ाकू कार्यक्रम से प्रेरित एक स्टील अनुकूलित रेडोम फ्रंटल सेक्शन के साथ आता है। दोस्तों जो इसका फ्रंट सेक्शन होगा वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तरह होगा। दोस्तों छठा है विंग फोल्डिंग। टेडबीएफ एक विंग फोल्डिंग तंत्र की सुविधा होगी जिसका उपयोग हैंगर में इसको भंडारण के लिए किया जाएगा। जब विमान को मरम्मत की आवश्यकता होगी तब किया जाएगा। विंग फोल्डिंग तंत्र डेक पर विमानों को साफ सुथरे तरीके से पार्क करने और अधिक विमानों के लिए जगह बचाने में मदद होगी। जबकि दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है जो राफेल M फाइटर जेट खरीद रहे हैं हम, उनमें दोस्तों फोल्डिंग विंग की सुविधा नहीं है। दोस्तों सातवां है इसमें टेल हुक। टेडबीएफ विमान को विमानवाहक उड़ाक डेक पर नियमित लैंडिंग के दौरान तेजी से मंदी के लिए धड़ के एपनेज पीछे से जुड़े टेल हुक के साथ देखा जाता है। बड़े धड़ ईंधन टैंक। टेडबीएफ में इसकी केंद्रीय रीढ़ के दोनों तरफ एक निश्चय ऊपरी धड़ ईंधन टैंक है, जो अनुरूप ईंधन टैंक CFT की भूमिका निभाएगा, लेकिन CFT के विपरीत जिसे ग्राउंड क्रू द्वारा मिशन के बाद हटाया जा सकता है। यह धड़ का हिस्सा होगा। यह रेंज जोड़ेगा, ड्रैग को कम करेगा और टेडबीएफ जेट के समग्र हस्ताक्षर को भी कम करेगा। दोस्तों आपने देखा है कि ईंधन टैंक किस प्रकार से होते हैं, बाकी विमानों में लटकाए जाते हैं और अगर युद्ध के समय वजन ज़्यादा हो जाता है तो उनको उपयोग करके उनको नीचे गिराया भी जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी गति अभी फिक्स नहीं हुई है, केवल ये कहा जा रहा है कि ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, पर हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये 2 मैक की गति से उड़ेगा, लगभग ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।